नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम शेषराज है और मैं एक शराबी हूँ। हाय हाय शेषराज भगवान शेषराज भाई। भाई। शेषराज भाई। हाय हाय शेषराज हाय भाई, नमस्कार। हाय शेषराज भैया। नमस्कार नमस्कार सभी को नमस्कार। भगवान की असीम कृपा है, अल्कोहलिक्स एनोनिमस का साथ है, आप सभी भाइयों की मदद है। यही वजह है दोस्तों, आज भी मैंने शराब नहीं पी, एक बहुत ही अच्छा दिन बिताया। दोस्तों, पायनियर समूह का आभारी हूँ जिन्होंने आज मुझे अपने अनुभव साझा करने का मौका दिया। और जो टॉपिक है दोस्तों, रिगरस ऑनेस्टी यानी कड़ी ईमानदारी, उस पर अपने अनुभव साझा करना चाहूंगा। दोस्तों, लगभग 15-16 साल का मेरा शराबी जीवन रहा है और बहुत ही खराब परिस्थितियां कर मैं ए में आया। जीवन का ऐसा कोई भी फ्रंट मेरा नहीं बचा था कि जिसको मैं कह सकता था कि सही था। यहाँ आने के पहले एक बार मैं मरते मरते बच चुका था, लगभग रस्सी कटने ही वाली थी। 2003 में 11 महीने में बीमार रहा था दोस्तों, मगर भगवान की कृपा से मैं बच गया। लेकिन दोस्तों, मरण शैया से उठने के बाद भी 11 महीने के बाद में फिर एक बार शराब सामने में आई और फिर दोस्तों मैंने ना ना कहते हुए उसको अपने जीवन में आने दिया। और कुछ ही दिनों के बाद में मेरे हाल और बद से बदतर हो गए थे दोस्तों। उसके परिणाम भी मैंने भोगा, क्योंकि उसके बाद परिस्थितियां इतनी खराब हो गई कि मैं सामाजिक बहिष्कार का शिकार हो गया। मुझे चाहने वाले, मुझसे सिंपैथी रखने वाले मुझसे सारे दूर चले गए थे और मैंने उनकी नजरों में अपने लिए नफरत देखा था दोस्तों, क्योंकि उनको लगता था कि ये कोई आदमी है, अभी ये मरते मरते बचा है। बैसाखियां लग गई थी मुझे, बैसाखियों से चलना फिर से सीखना पड़ा था। बड़े ही खराब हाल थे। मुझे तकलीफ हुई, मेरे माँ बाप को तकलीफ हुई, मेरे साथ में जुड़े हुए लोगों को तकलीफ हुई थी। और उसके बावजूद मैं फिर दोबारा शराब की तरफ गया तो वो लोगों को भी सहन नहीं हुआ था दोस्तों। आज भी वो लोगों की जो नजरें है, आज भी मैं उनको महसूस करता हूँ। तो दोस्तों, फिर दोबारा जब शराब आई तो हालात और बद से बदतर। हाथ पांव कांपना, चक्कर आकर गिरना, हाथ टेढ़े हो जाना, 35-40 किलो का वजन, कर्जे, काम धंधा खराब, अच्छी खासी उम्र, शादी नहीं हुई थी, घर के लोगों ने भी रोना बंद कर दिया था। मुझे याद है कि मेरे एक भाई है, वो आज ए में भी है, वो तब ए में नहीं थे। तो बाद में उन्होंने मुझे बताया कि दोबारा जब मेरी जिंदगी में शराब आई, मेरे हाल और खराब हो गए। तो उन्होंने मेरे पिताजी को बोला था कि बोले ध्यान दो, बोले मर जाएगा। तो मेरे पैदा करने वाले पिताजी ने यहाँ तक बोल दिया था कि अब ये मर भी गया तो अब अपने को कुछ करना नहीं। ये मेरी परिस्थितियां थी। सुबह उठते बराबर शराब लगती थी, रात को बगैर पिए मैं सो ही नहीं सकता था। आखिरी के जो साल थे, मैं बोल सकता हूँ कि मैंने नैसर्गिक नींद ही नहीं लिया था। बस नशा फटती थी और मैं उसी वक्त शराब के तरफ भागता था। सुबह, दोपहर, शाम, आधी रात, ऐसा कोई समय नहीं, कोई ब्रांड नहीं बचा था दोस्तों कि मैं जिसको बोल सकता था कि नहीं मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा। तो ऐसी परिस्थितियां मेरी थी और
उन परिस्थितियों में मैं आखिरी दिनों में कोशिश भी कर रहा था शराब से दूर रहने की। ऐसा नहीं था कि मैंने आखिरी के दिनों में मैंने कोशिशें नहीं की थी। लेकिन मैं आज भी याद करता हूँ दोस्तों, मेरी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि मेरे माँ-बाप मुझे बार-बार किसी डी एडिक्शन सेंटर में डाले, और इसीलिए शायद मैं किसी डी एडिक्शन सेंटर में भर्ती भी नहीं हो पाया, उसका मुझे कोई अनुभव नहीं रहा। मगर एक बार मैं खुद ही ऐसे एक डी एडिक्शन सेंटर में भर्ती होने चले गया था। 2 दोस्तों को मैंने साथ लिया और उनको बोला कि मैं बंद करना चाहता हूँ। किसी ने बोला था कि तू चले जा, वहाँ एडमिट हो जा, मैं बाकी देख लूँगा। लेकिन किसी कारणवश, शायद फाइनेंस का ही प्रॉब्लम था, कि मेरा वहाँ एडमिशन नहीं हुआ। तो उस वक़्त जब मैं घर में आया तो मुझे आदत सी हो गई थी कि वो विथड्रॉल जो है वो कुछ दिन रहने वाले हैं। बहुत तकलीफ होती है, हैलुसिनेशन होता है, भ्रम भ्रम आने शुरू होते हैं, चक्कर आने शुरू होते हैं। ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया गोल घूम रही है, दिल धड़कना, ऐसा लगता है कि जान निकल जाएगी। और वो जो विथड्रॉल्स है वो 2-4 दिन रहते थे। अपने आप को मैं घर में ही कैद करके रख लेता था, पर बड़ी कठिन परिस्थिति रहती थी वो। मैं अपने बूढ़े माँ-बाप को ही पानी माँगता था, बिस्तर पे खाना माँगता था। इवन मुझे अगर बाथरूम भी जाना हो, तो इतना डर से भरा रहता था मैं कि मैं अकेले वहां तक नहीं जा पाता था। तो हाथ पकड़कर मैं ज्यादातर मेरे पिताजी ही मेरी सेवा करते थे। और अभी भी याद है दोस्तों कि जब मैं अंदर जाता था बाथरूम के, तो मैं अंदर से कुंडी नहीं लगाता था। वो कांस्टेंट फियर रहता था कि अगर मुझे चक्कर आ गया, मैं अचानक गिर गया, तो फिर अंदर से कुंडी बंद रहेंगी तो कैसा होगा। और फिर वो विड्रॉल्स 2-4 दिन के बाद में नॉर्मल हो जाते थे। फिर मैं उठकर खड़ा हो जाता था और ठानता था कि नहीं, अब इसके बाद में शराब नहीं पीऊंगा। फिर फ्री होके मैं बाहर की दुनिया में अपने जो भी काम धंधे होते हैं या उस पर मैं निकल पड़ता था। लेकिन जैसे ही कुछ दिन बीते कि फिर वो एक फितूर दिमाग में आ जाता था, अभी तो बहुत दिन हो गए शराब नहीं पी अपन ने, देखते हैं अभी पहले जैसी नहीं पिएंगे, थोड़ी बहुत पिएंगे, लिमिट में रहेंगे। और ये जो चीज है, न जाने 15 सालों में या आखिरी के जो साल थे, न जाने कितनी बार हुई, मुझे भी याद नहीं। हर बार ये बेईमानी अपने आप से मैं करता था, हर बार मैं मुंह की खाता था। उस वक्त ये चीजें समझ में नहीं आई दोस्तों कि इसको बेईमानी कही जाती है, ये अपने आप से एक बेईमानी है। जब मैं खुद चाह रहा हूँ कि मैं दारू से दूर रहना चाहता हूँ, और मैं ये भी जानता हूँ कि फिर दोबारा शराब की तरफ जाना यानी फिर उस गुलामी में फंसना, फिर वही तकलीफ, सुबह उठते बराबर दारू की तरफ भागो, लोगों से उधार मांगो, अपना अपमान करवा लो, सामना करो। लेकिन इतना सब कुछ वो समझने के जानने के बाद में भी ना जाने क्या हो जाता था। जैसे ही मैं ठीक होता था, फिर वापस मैं उसी ख्याल में कि नहीं, पहले जैसी नहीं पीऊंगा, कंट्रोल में पीऊंगा, थोड़ी सी पीऊंगा, वापस मेरे हाल वही हो जाते थे। फिर शराब शुरू, फिर जैसे का वैसे। तो ये आखिरी दिनों में कई साल तक चला। इवन मैं शराब से दूर रहने के लिए, शराब बंद करने के लिए मैंने आसपास के डॉक्टरों से भी इलाज करवाया। एक डॉक्टर थे, वो इंजेक्शन भी देते थे, फार्मेसी की गोली भी लिख कर देते थे, अपने पास की भी गोली लिख कर देते थे। तो उस नर्स ने उनकी, मेरे सामने की बात है, कि बोले डॉक्टर साहब बहुत ज्यादा डोज हो रहे हैं। अरे जाने दो ना, बोले
जब वो मांग ही रहा है तो दे दो बोले। और ए में तो मुझे अभी 16 साल हो रहे हैं। अल्कोहलिज्म में मेरे ख्याल से और भी पुरानी घटना होंगी वो, जब मैं वो डॉक्टर के पास जाता था और वो मुझे फार्मेसी से वो दवाइयाँ लिख कर देते थे। वो फार्मेसी आज भी है। उस फार्मेसी के मालिक ने भी मुझे बोला था, अरे बोले अभी अच्छा लग रहा है, बोले ये दवाइयाँ खाना, अभी शायद प्रोहिबिटेड है वो दवाइयाँ, बोले ये बाद में असर करती है, बोले एक उम्र होने के बाद। लेकिन जब डॉक्टर ही लिख कर दे रहा है तो वो उसको चैलेंज नहीं कर सकता था। ये सारी चीजें आज याद आती है दोस्तों। कितनी पीड़ा से मैं वो दिन काटता था। एक सरकारी अस्पताल में मैं अपने पिताजी को जबरन ले जाता था, पैदल पैदल ही जाते थे हम, नहीं मुझे दारू छोड़ना है। पर मेरी अकेले में इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं रास्ता पार कर सकूं। तो पिताजी का हाथ पकड़कर मैं उनको लेकर जाता था। वहां के साइकेट्रिक ने भी, वो ए से भी जुड़े हैं। दूसरी बार जब मैं शराब पीकर ही गया तो उन्होंने मुझे हॉस्पिटल से भगा दिया था। मैं बोला मैं शराब बंद करने के लिए आ रहा हूँ, और वो साइकेट्रिक बोलते थे कि फिर तू फिर दारू पीकर आ गया। बाद में वही साइकेट्रिक एक बार मेरे सोबर होने के बाद में एक ही मीटिंग में भी मुझे मिले, उनके सामने में शेयर करने का मौका भी मुझे मिला था। शायद उनको बड़ी खुशी हुई होंगी। तो कोशिशें मेरी थी, आखिरी दिनों में मैं शराब से दूर रहना चाहता था। लेकिन ऐसी क्या बात थी कि मुझे अच्छी खासी शराब की दूरी मिल जाती थी, चाहे वो 2 दिन के लिए हो, हफ्ते भर के लिए हो, 15 दिन के लिए हो, 1 महीने के लिए हो। और जब मैंने बताया कि 2003 में जब मैं बीमार गिरा, मरते मरते बचा, तो मैं 11 महीने शराब से दूर रहा था। पूरी दुनिया मुझे समझा रही थी यार दारू बंद कर दे, तू पढ़ा लिखा लड़का है। मैं देख भी रहा था कि सब कुछ बर्बाद तबाह हो रहा है, मैं बदनाम हो रहा हूँ, लोग मेरे से दूर कटते जा रहे हैं, मरते मरते मैं बच रहा हूँ। पर उसके बावजूद दोस्तों मैं बार बार शराब की तरफ में जा रहा था। खैर आखिरी दिनों में भगवान की फिर कृपा हुई। जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो बोलते हैं कि कोई एक दरवाजा खुला होता है। ऐसा ही मेरे साथ में हुआ। एक अल्कोहलिक दोस्त की वजह से ही दोस्तों अल्कोहलिक्स एनोनिमस का मैसेज मिला। 2 महीने से वो शराब से दूर थे, हम एक ही एरिया में रहते थे। 2 महीने के बाद में जब वो मिले तो उन्होंने बताया कि वो शराब से दूर है, अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग में अब जा रहे हैं। शुरू-शुरू में तो दोस्तों मैंने कहीं तो भी उनको अवॉइड किया। मुझे लगा ऐसा क्या होता है क्या? मीटिंग से या किसी की बात सुनने से शराब बंद होती है क्या? लेकिन और उस वक़्त भी यही हाल थे कि मेरी शराब चालू हो जाती थी, फिर कुछ दिनों के बाद में फिर बंद हो जाती थी। वो आदत सी हो गई थी कि जो विथड्रॉल्स है 2-4 दिन घर के अंदर अपने आप को बंद कर लो, और फिर बाद में वो विथड्रॉल्स दूर हो गए। थोड़ा-सा ठीक लगा कि फिर मुझे ऐसा लगता था कि अभी शराब तो मैंने छोड़ दी। लेकिन कुछ दिन के बाद में फिर चालू हो जाती थी। वही चक्कर में मैंने ए का मैसेज मिलने के बाद में भी उसको कहीं तो भी टालने की कोशिश मैंने की। मगर मेरा जो दोस्त था वो सबसे पहला मेरे लिए एक आशा की किरण था। वो एक एग्जाम्पल था कि यार ये शराब से दूर रह सकता है तो मैं भी रह सकता हूँ। वो मेरी उम्मीद था, और मैं खुद भी चाहता था कि मेरी शराब बंद हो। और यही सोच मुझे अल्कोहलिक्स एनोनिमस में लेकर आई। लेकिन मैं इसको एक मिरेकल ही मानता हूँ दोस्तों, जो मेरे अपने बस की बात नहीं थी। कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस की पहले मीटिंग जो मैंने की, उसके बाद में आज तक मुझे पीछे पलटकर देखने की कभी नौबत नहीं आई। मेरा जो दोस्त है जिसने मुझे ए का मैसेज दिया, ए में ले आया, 2 महीने के बाद में वो फिर शराब की तरफ चले गया।
ये वो मेरे लिए एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल था। मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा था कि इस आदमी ने मेरी जान बचाई, इसकी वजह से मुझे एक और रास्ता मिला, और यही आदमी फिर दोबारा शराब की तरफ चले गया है। उसके उस फिर से भटकने की वजह से मुझे भी कुछ सीखने को मिला। आज मेरा दोस्त फिर से वापस आया है, वो भी 1 साल के बाद में फिर उसने सोबराइटी की राह पकड़ ली थी, तो मेरे पीछे पीछे ही वो भी आज सोबर है। लेकिन ये जो एक चमत्कार है भगवान की कृपा से मेरे साथ में हुआ कि ए में आने के बाद में पहले मीटिंग करने के बाद मुझे फिर दोबारा दोस्तों शराब की तरफ जाने की नौबत नहीं आई। और इसका सारा श्रेय जो है वो मैं इस बात को दे सकता हूं दोस्तों कि ये एक आध्यात्मिक प्रोग्राम है, और इस आध्यात्मिक प्रोग्राम से मैंने चीटिंग नहीं की। शराब से दूर रहना मेरी गरज थी, मेरी मजबूरी थी, क्योंकि मैं देख रहा था कि मेरी जान जाने वाली है। साफ साफ तौर पे आखिरी में दिख रहा था कि ऐसे ही पीते रहोगे, मरना तय है। लेकिन दूसरी एक मजबूरी ये भी थी कि यार शराब नहीं पीऊंगा तो मर तो नहीं जाऊंगा। तो कहते हैं कि जब इस प्रकार की स्थिति में से गुजरते एक आदमी गुजरता है मेरे जैसा, तभी कहीं तो भी वो एक रिगरस ऑनेस्टी जो है, कड़ी ईमानदारी, वो हमारे अंदर में पैदा होती है। अपनी जान जाने का डर कि यदि मैंने शराब पी ली तो मेरा मरना तय है। अब बर्बादी क्या होनी बाकी है, सारी बर्बादियां तो हो ही चुकी थी। तो ये जो फियर ऑफ डेथ है दोस्तों, जो कहीं तो भी मेरा बॉटम हिट करता है। बॉटम हिट करने का मतलब है अपनी बर्बादी का सारा जो तल है उसको छू लेना, या एहसास अंदर से आना कि नहीं यार बस अब बहुत हो चुका, अब इसके नीचे नहीं गिरना है अपने को, अब जितना हो गया ना उतना काफी है। तो कहीं तो भी दोस्तों ये जो चीजें, जब इन चीजों से मेरे जैसा अल्कोहलिक जब गुजरता है, तब दोस्तों वो अपनी सोब्राइटी, अपनी रिकवरी को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहता है। हम 12 कदम 12 परंपराओं की जो पुस्तक है, उसमें पहले पहले कदम का जो चैप्टर है उसमें ये पढ़ सकते हैं कि कौन चाहेगा कि वो अपने आप से ईमानदार रहे, दारू से दूरी हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहे, अपने से ज्यादा पावरफुल ताकत को कबूल करे, अपनी छानबीन करे, अपने गुनाहों को कबूल करे, लोगों का नुकसान किया है तो उसकी भरपाई करे, और फिर उसके बाद एक पीड़ित शराबी के लिए अपना समय दे, अपना टैलेंट दे, अपना टाइम दे। तो जो सामान्य शराबी है शायद ही वो ये सारी चीजें करे। लेकिन आज हम बोल सकते हैं कि आज ए में ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं दोस्तों की बहुत लो बॉटम वाली केसेस नहीं है, जो बहुत खराब परिस्थितियां कर कर नहीं आए हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है। आज ऐसे लोग हैं, यंग लोग भी है, कि जिन्होंने अपना बॉटम हिट कर लिया, बहुत ज्यादा बर्बादियां नहीं हुई है, लेकिन उन्होंने प्रोग्रेसिव डिजीज का ये पार्ट मान लिया, नहीं रे बाबा बढ़ते जाने वाली बीमारी है, ये लोग जितनी बर्बादियां बता रहे उतनी मेरी हुई तो नहीं है, लेकिन यहाँ रुकने में ही भलाई है। मैं अगर अभी रुक गया तो शायद दूसरों की जिंदगियों में जो बर्बादियां हुई है मेरी जिंदगी में नहीं होगी। तो आज ऐसे कई लोग हैं दोस्तों जिनकी बर्बादियां ज्यादा नहीं हुई, मगर उन्होंने एक अच्छा निर्णय लिया, जहां थे वही रुक गए, और भविष्य में होने वाली बर्बादियों से वो बच गए दोस्तों। तो ये सारी चीजें कहीं तो भी घूम फिर के हमारी ईमानदारी पे ही आती है। ये प्रोग्राम स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक है, और ईमानदारी में दोस्तों एक आध्यात्मिक तत्व ही है जो हमको सिखाता है कि
जो कुछ भी तुम चाहते हो करना, जो भी तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है, उससे प्रामाणिक रहो और फिर उसको हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहो। ये ईमानदारी है। बिग बुक में जो पीछे में आखिरी में जो अपेंडिसेस है, तो सेकंड अपेंडिसेस में लिखा है कि इस ए के प्रोग्राम की स्पिरिचुअलिटी से, आध्यात्मिकता से किसी को भी कोई गलत समझने की कोई जरूरत नहीं है। ए की स्पिरिचुअलिटी किसी रिलीजन से प्रेरित नहीं है या किसी पर्टिकुलर रिलीजन का समर्थन नहीं करती है। ये एक आध्यात्मिक तत्वों से बना हुआ प्रोग्राम है, जिस पर चल के हर शराबी जो शराब से दूर रहने की इच्छा रखता है, वो इस प्रोग्राम पे सफल हो सकता है। नो मैटर उसका बैकग्राउंड क्या है, उसने कितनी बर्बादी की है, कितना उसका पतन हुआ है नहीं हुआ है, ये मैटर नहीं करता। अगर वो ईमानदारी से अपने आप को एक अल्कोहलिक मानता है कि हाँ मैं एक अल्कोहलिक हूँ, मैं कंट्रोल ड्रिंकिंग नहीं कर सकता, मैं थोड़ी सी पीकर नहीं रह सकता, शराब के मामले में मैं हतबल हूँ, कमजोर हूँ, शराब मुझे पागल कर देती है और मैं अपनी सारी अस्त व्यस्तताएं कर आ चुका हूँ। अगर एक अल्कोहलिक, एक शराबी ईमानदारी से इन चीजों को कबूल करता है, अपनी वास्तविकता को कबूल करता है और फिर खुले मन से दोस्तों इस प्रोग्राम को स्वीकार करता है, अपनी मन की तैयारी करता है कि नहीं, मैं अब शराब से दूर रहने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हूं, तो ऐसा हर शराबी, हर अल्कोहलिक इस प्रोग्राम पे सफल हो सकता है। 15 सालों में मैं खुद भी अपने आप को एक उदाहरण मानता हूँ और ऐसे हजारों सैकड़ों लोगों को मैं भी मिल चुका हूँ कि जो आज शराब से दूर है। पूरी दुनिया में 35-40 लाख लोग शराब से दूर है। अब उन सारे 35-40 लाख लोगों के बैकग्राउंड बिल्कुल अलग अलग है, विचारधाराएं अलग अलग है, सोच अलग अलग है, उनके जीवन में घटित घटनाएं, अनमैनेजेबिलिटी अलग अलग है, लेकिन उसके बावजूद ये सारे सफल है। और इसीलिए दोस्तों उस अपेंडिस स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस पर जो अपेंडिस है, उसमें साफ तौर पे लिखा है कि इस प्रोग्राम पे सफल होने के लिए 3 चीजें बेहद जरूरी है, और वो है दोस्तों ऑनेस्टी, ओपन माइंड और विलिंगनेस। ईमानदारी, खुला मन और हमारी इच्छुकता, हमारी मन की तैयारी, और ये हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद मेरे ही जैसा शराबी कैसे दिन, हफ्ते, साल बीतते चले गए और शराब से दूर होते चले गए। कारण दोस्तों कि इस प्रोग्राम ने सिखाया था कि तुमको कहीं तो भी अपने एटीट्यूड में परिवर्तन लाना पड़ेगा। अगर मैं अपने पुराने विचारों को नहीं बदल पाया, जैसा मैं पहले था वैसा ही आज भी हूँ, तो फिर मैं इस प्रोग्राम पे सफल नहीं हो सकता। और इसीलिए कुछ बेसिक चीजों पे काम करना बहुत जरूरी है। मेरे जैसा अल्कोहलिक तो अगर इन 12 कदमों पे ही काम करे तो बहुत कुछ परिवर्तन उसके अंदर में आ जाता है। पहले कदम पे अगर मैं ईमानदारी से इस बात को कबूल कर लेता हूँ कि हाँ मैं एक अल्कोहलिक हूँ, मैं अल्कोहलिज्म में आ चुका हूँ, मैं एक ऐसा शराबी बन चुका हूँ कि जो सीमित मात्रा में शराब नहीं पी सकता, और मेरे जीवन में जितनी अस्त व्यस्तता होनी है वो काफी हो गई है, तो दोस्तों मैं फिर दोबारा शराब की तरफ में नहीं जा सकता। हर शराबी अपने दारू की तरफ जाने के अलग अलग कारण गिनाता है दोस्तों। हजारों कारण उसके पास में होते हैं। कभी माँ बाप को बहाना बनाएगा, कभी बीवी बच्चे रहेंगे, कभी कोई मालिक रहेगा, कोई एम्प्लॉयर रहेगा, कभी आर्थिक परिस्थिति का बहाना करेगा, कभी कोई मौत हो गई, कभी कोई शादी ब्याह है, कोई दोस्त मिल गया, अनगिनत हजार बहाने हैं मेरे जैसे अल्कोहलिक के पास।
लेकिन अल्कोहलिक्स एनोनिमस साफ कहती है दोस्तों कि मेरे किसी भी बाकी बहानों का और शराब का कोई संबंध नहीं है। मेरी कोई समस्या शराब से सुलझने वाली नहीं है। मैंने ये कबूल कर लेना चाहिए कि शराब मैं इसलिए पी रहा हूं क्योंकि मैं एक अल्कोहलिक हूं। मैं अल्कोहलिज्म नाम की बीमारी में आ चुका हूं। शराब मुझे अपनी तरफ खींचती है और मैं शराब की तरफ में जाता हूं। लेकिन मैंने अगर दिल की गहराइयों से ईमानदारी से इस बात को कबूल कर लिया कि मैं शराब पीने के मामले में मेरे हाथ पांव कट चुके हैं, मैं थोड़ी सी पी के रह ही नहीं सकता और मेरी बर्बादियां हो चुकी है, तो ये एक ऐसी चीज है दोस्तों, ऐसा एडमिशन है कि मुझे हमेशा के लिए शराब से दूर रख सकता है। और यही चीजें मेरे साथ में हुई। ए में आने के पहले जिस तरीके की बेईमानियां मैं करता था कि सुबह मैं कसम खाता था आज शराब नहीं पीऊंगा और शाम होते होते मैं दारू की तरफ चले जाता था, या फिर मेरी परिस्थितियां जब तक खराब रहती थी, चाहे हेल्थ प्रॉब्लम हो या फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, तब मैं दारू नहीं पीता था। लेकिन जैसे ही परिस्थितियां सामान्य हो गई कि फिर वो बेईमानी के विचार आ जाते थे। पहले जैसी नहीं पिएंगे, थोड़ी बहुत पिएंगे, कभी कभार पिएंगे, ब्रांड बदल कर देखेंगे। तो ये एक प्रकार से अपने आप से ही बेईमानी थी, जो आखिरकार मुझे फिर दोबारा उसी गुलामी में लेके जाती थी। लेकिन ए में आने के बाद में वो मिरेकल मेरे साथ में हुआ। पहली ही मीटिंग से दोस्तों, इस फेलोशिप से जो मैं जुड़ा, तो मुझे पीछे पलट कर देखने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई। कोई मेरे पीछे ये देखने नहीं आया कि मैं मीटिंग से घर जाने के बाद शराब के अड्डे पे गया या घर पे ही रहा। जिस दोस्त ने मुझे मीटिंग में ले गया था वो भी दूसरे दिन मेरे घर के लोगों को पूछने नहीं आया कि कल ये दारू पीने गया था कि नहीं गया था। ए में भी मुझे जो मीटिंग में करता था वहां भी किसी ने नहीं पूछा कि तुम दारू पी के हो या नहीं हो। जब मैंने बोला कि हाँ मैं आज शराब से दूर हूं, तो सबने उसको मान लिया। ना कोई प्रमाण पत्र देने की जरूरत पड़ी, ना किसी के प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ी। टू फाइंड ऑन सेल्फ बी ट्रू, अपने आप से ईमानदार रहो। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में ना कोई हमको प्रमाण पत्र देता है और ना हम किसी से प्रमाण पत्र लेते हैं। ये ईमानदारी दोस्तों अपने आप की ईमानदारी है। लेकिन क्या दोस्तों, ये जो ऑनेस्टी है, ये जो ईमानदारी है, जो शराब की दूरी हासिल करने के लिए मुझे बोली निहायत जरूरी थी, क्या ये ईमानदारी यही तक सीमित है? तो बिल्कुल नहीं दोस्तों, ये एक सिर्फ शुरुआत है, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन ये जो सद्गुण है, ये जो विर्च्यू है हमारे स्वभाव का, इसको जब तक हम एक्सपेंड नहीं करते, जब तक इसको हम फैलाते नहीं, अपनी बाकी मामलों में भी, अपनी बाकी जिंदगी में भी, तब तक दोस्तों हम अपनी सोब्रिटी का आनंद नहीं ले सकते। दारू की दूरी हासिल करने के लिए मैं इस मीटिंग के प्रति ईमानदार रहा। निरंतर मीटिंगें मैं करते रहा। शुरू में 7 बजे के पहले ही मीटिंग में मैं पहुंचता था और बराबर 1 घंटा होने के बाद 8 बजे की प्रार्थना करने के बाद ही मैं बाहर निकलता था। कभी भी मैं मीटिंग के बाहर खड़े नहीं रहा। पूरी कोशिश की कि मैं मीटिंग में जो भी बताया जा रहा है उसको ईमानदारी से सुनूं। बीच बीच में थोड़ी सोब्रिटी बढ़ जाने के बाद में वो अहंकार बढ़ा, उसमें मैं कबूल करता हूँ कि फिर लोगों की जो शेयरिंग्स है उसमें भी मैं नुक्स निकालने लगा। अरे इनको तो शेयरिंग ही नहीं आती, अरे ये तो सब्जेक्ट पे ही नहीं बोलते। तो जो व्यक्ति पसंद नहीं आता था तो मीटिंग के बाहर जाकर खड़ा हो जाना या उसकी बातों को ही अनसुना कर देना। लेकिन जल्दी समझ में आया कि जो भी व्यक्ति ए में शेयरिंग करता है तो वो खुद नहीं बोलता है, ईश्वर उससे बुलवा रहा है। और जो जो व्यक्ति मुझे पसंद नहीं है या वही सब्जेक्ट में बार बार भी सुन रहा हूं, तो हो सकता है कि वो कोई एक ऐसी अनोखी बात कर दे
कि जो मेरी रिकवरी सोब्राइटी में मेरे काम में आए। और ऐसा मीटिंग हॉल में मैंने कई बार महसूस किया। फिजिकल मीटिंगों में भी ये अनुभव आते हैं, ऑनलाइन मीटिंग्स में भी ये अनुभव आते हैं कि शेयरर शेयरिंग करते करते कोई बात ऐसी कुछ बोल देता है कि जो मेरी काम की निकलती है, जो मेरे समस्याओं पे एक समाधान बन के उभर जाती है। तो आज ये प्रश्न मेरे लिए है कि मैं क्या ईमानदारी से मीटिंग कर रहा हूँ, ईमानदारी से एक ही प्रोग्राम को फॉलो कर रहा हूँ, ईमानदारी से शेयरिंग में सुन रहा हूँ, या मैं मीटिंग में तो बैठा हूँ लेकिन मेरा ध्यान पूरा बाहर ही भटक रहा है। तो अगर मैं इस प्रकार की बेईमानी कर रहा हूँ तो कहीं तो भी नुकसान मेरा अपना ही होने वाला है। बोलते हैं कि कान खुले रखो, ईश्वर बोलता है। अगर किसी की शेयरिंग चल रही है और मैं उसको जानबूझ के अवॉइड कर रहा हूँ, बाहर जाके खड़ा हो रहा हूँ, तो हो सकता है कि ईश्वर की जो कोई बात मेरे काम की होंगी, मैं उसको मिस भी कर सकता हूँ। तो ये एक ईमानदारी, शराब से दूर रहने के लिए जो मुझे सबसे पहले ये में सीखने को मिली, यही ईमानदारी मुझे बाद में बाकी मामलों में भी लाना पड़ा। क्या इस एक ये प्रोग्राम को लेने के प्रति मैं ईमानदार, जो ये में मुझे बताया जा रहा है, क्या वो अपनी निजी जिंदगी में, लाइफ में भी मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। तो ये मेरे लिए एक बहुत जरूरी चीज थी। ओल्ड टाइमरों ने बताया कि धीरे धीरे ये जो प्रिंसिपल्स है, ये कहीं तो भी इनका दायरा बढ़ते जाता है। हम अपनी निजी जिंदगी में भी इन चीजों को जब लाते हैं तो कहीं तो भी उसका फायदा हमारी अपनी सोब्राइटी को ही मिलता है। हम अंदर से अपने आप को मजबूत पाते हैं। दोस्तों, ईमानदारी से जुड़ा हुआ एक और कदम है। अभी 5वां महीना चल रहा है और 5वां कदम भी दोस्तों, ईमानदारी इस विषय के लिए बहुत मायने रखता है। जो 5वां कदम कहता है कि भाई हमने अपने सारे दोषों को अपने साथ, अपने स्वयं के साथ, ईश्वर के साथ और एक अन्य व्यक्ति के सामने में कबूल किया। तो जब मैं एक समय के बाद में मुझे भी आवश्यकता पड़ी कि नहीं, अब मैंने भी अपनी मोरल इन्वेंटरी लेनी चाहिए, अपना नैतिक लेखा जोखा करना चाहिए, क्योंकि ये मेरी लॉन्ग टर्म सोब्राइटी के लिए बहुत जरूरी है। और मैं भी जैसे ओल्ड टाइमर इस जिंदगी का आनंद ले रहे हैं, मैं भी ऐसा ही आनंद लेना चाहता हूँ। तो आखिरकार दोस्तों 3-4 साल के बाद में मैंने अपना स्पॉन्सर बनाया और उनके मार्गदर्शन में मैंने चौथे कदम पर लिखना शुरू किया। बेईमानी वहां पे भी हावी हो रही थी। कभी कभी लगता था कि यार सब कुछ लिखने की क्या जरूरत है, लेकिन चौथा कदम साफ तौर पे कहता है दोस्तों, सर्चिंग एंड फियरलेसली। सर्चिंग यानी खोज खोज के, और फियरलेसली यानी निर्भयता पूर्वक। यदि मैं निर्भयता पूर्वक नहीं लिख रहा हूं, किसी प्रकार का डर मेरे मन में काम कर रहा है, तो मैं ईमानदारी से नहीं लिखूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि यार कुछ चीजें लिखी जाए और कुछ चीजें लिखी नहीं जाए। लेकिन भगवान की कृपा से जो कुछ भी लिटरेचर में जो पढ़ने में आया था, स्पॉन्सर ने भी मुझे मदद किया और मैं पूरी ईमानदारी से अपनी मोरल इन्वेंटरी लिख पाया। उसके लिए मैं अपने स्पॉन्सर का और अपने ईश्वर का बहुत बहुत आभारी हूँ कि मैंने डिटेल में अपनी फोर स्टेप इन्वेंटरी लिखी और कोशिश की कुछ भी नहीं छुपाने की। लेकिन दोस्तों कुछ कुछ चीजें फिर भी मैंने दोस्तों नहीं लिखी थी, जो मुझे बाद में समझ में आया कि वो मेरा एक डर था, जिसकी वजह से मैं अपनी मोरल इन्वेंटरी लेते वक्त मुझे ऐसा लगा कि ये बातें बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो एक प्रकार की बेईमानी ही थी। तो 5वां जो कदम है, जो कहता है दोस्तों कि अपने सारे दोषों को स्वीकार करना, बड़े ही साफ तरीके से उसमें बताया गया दोस्तों कि कोई तो ऐसा व्यक्ति हो जिसके साथ में हम पूरी तरीके से ईमानदार रहे। बिग बुक में तो ऐसा व्यक्ति कोई डॉक्टर भी हो सकता है, कोई धर्मगुरु भी हो सकता है, कोई साइकेट्रिक भी हो सकता है, कोई आपका दोस्त भी हो सकता है, कोई अजनबी इंसान भी हो सकता है। लेकिन 12 कदम 12 परंपराओं की पुस्तक में 5वें कदम में बड़े क्लियर तरीके से स्पॉन्सर का जिक्र है।
ए स्पॉन्सर का। तो मैंने अपनी जो फिफ्थ स्टेप थी, अपनी जो सारी मोरल इन्वेंटरी मैंने अपने स्पॉन्सर को दिखाई थी। तो कहीं तो भी वहां भी ईमानदारी की बड़ी आवश्यकता होती है। यदि मैं वहां भी अगर बेईमानी करता हूँ, पूरी तरीके से खुले मन से ईमानदारी से अपनी चीजों को शेयर नहीं करता, अपने गुनाहों को स्वीकार नहीं करता, कुछ चीजें छुपा कर रखना, कुछ चीजें बताना, तो सीधी बात है दोस्तों कि जो फायदा मुझे होने वाला है, जो मैं कई सालों का जो बोझ मेरे ऊपर में बना हुआ है और उस बोझ के बोझ तले में दबा हुआ हूँ, वो बोझ हल्का नहीं हो सकता। जो कचरा मैंने इकट्ठा कर कर रखा है, उस कचरे की हाउस क्लीनिंग बराबर नहीं हो सकती। मैं फ्री स्वतंत्र महसूस नहीं कर सकता अगर मैंने बेईमानी की है, अगर मैंने ईमानदारी से वो सारी चीजें शेयर नहीं की है। तो कहीं तो भी दोस्तों सर उठाकर चलने के लिए और एक चित्त शांति भरी जिंदगी जीने के लिए, जो मेरी सोबराइटी के लिए बहुत आवश्यक है, किसी न किसी एक व्यक्ति से ईमानदार होना बहुत जरूरी है। ए का लिटरेचर, ए का प्रोग्राम ये कहता है। और वो पांचवा कदम है दोस्तों कि जहां हम एक ऐसे व्यक्ति को चुनते हैं कि पूरी तरीके से उसके साथ ईमानदारी से हम अपना सारा कच्चा चिट्ठा, सारे दोष हम उसको शेयर कर सकते हैं। और मैंने उस चीज को अनुभव किया है दोस्तों, जब पूरी ईमानदारी से हम एक व्यक्ति के साथ में इन सारी चीजों को शेयर करते हैं, तो उसके बाद जो मुक्ति का आनंद हमको मिलता है, सारे बोझ जो उतर जाते हैं, सारा जो अंदर का कचरा जो साफ हो जाता है, और उसके बाद जो हमको एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस आता है, उसकी उसको मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता। तो ईमानदारी से अपनी चीजों को किसी न किसी एक व्यक्ति के साथ शेयर करना हमको अंदर से कहीं तो भी मजबूत बनाता है, हमारी सोबराइटी को कहीं तो भी मजबूत करता है। और यही चीजें हमारे अंदर में एक उत्साह बढ़ाती है कि हम अपनी निजी जिंदगी में अलग अलग क्षेत्र में भी ईमानदारी को प्रैक्टिस करना शुरू कर सकते हैं। मैं धड़ल्ले से झूठ बोलता था, अल्कोहलिज्म तो पूरा झूठ का पुलिंदा था ही था। एक ही सोबराइटी में भी झूठ बोलने की आदत जती नहीं थी। आज भी कभी कभार झूठ बोलना पड़ता है, लेकिन आज मैं देखता हूँ कि हर बात के लिए झूठ बोलने की गरज आज मुझे नहीं गिरती। एक जो डर था पहले कि नहीं झूठ बोलना ही पड़ेगा, नहीं तो उसके सिवा तो काम ही नहीं चलेगा, अपना तो नुकसान हो जाएगा, या फिर बेफिजूल का अपने पे बर्डन आएगा, ये हजारों प्रकार के जो डर मैंने पाल के रखे थे, इस प्रोग्राम की बदौलत, इस प्रोग्राम को प्रैक्टिस करने की बदौलत आज वो दिल पे बोझ नहीं रहता। जहां जो बहुत जरूरी चीज है कि जहां मुझे झूठ बोलना ही पड़े, बस वही झूठ बोलने की आवश्यकता महसूस होती है। लेकिन पहले जैसा कि हर मामले में झूठ बोलो, हर बात पे झूठ बोलो, जानबूझकर झूठ बोलो, कहीं तो भी दोस्तों आज मैं महसूस करता हूँ कि ये चीज मेरे साथ में नहीं है। और इसका परिणाम ये है, जितना मैं ज्यादा ईमानदारी प्रैक्टिस करता हूँ, जितना बेईमानी से मैं दूर रहता हूँ, उतना मैं देखता हूँ कि मैं आंतरिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से बहुत ज्यादा फिट महसूस करता हूँ, बहुत ज्यादा अपने आप को मजबूत महसूस करता हूँ। और यही मेरी स्ट्रेंथ है दोस्तों, यही मेरी सोबराइटी रिकवरी की मेरी पकड़ है। कहीं तो भी ये ईमानदारी जो शुरू में हमने दारू से दूर रहने के लिए अप्लाई की थी, जब मैं धीरे धीरे अपने घर में ईमानदारी प्रैक्टिस करना शुरू करता हूँ, अगर मैं अपने काम धंधे पर ईमानदारी प्रैक्टिस करना शुरू करता हूँ, अल्कोहलिक्स एनोनिमस में काम करते वक्त ईमानदारी प्रैक्टिस करना शुरू करता हूँ, तो उसका फायदा भी दोस्तों मुझे मिलता है। मेरे दिल पे कोई बोझ नहीं रहता, मैं बिल्कुल एक साफ किताब की तरह रहता हूँ। कुछ भी छुपाने की और किसी प्रकार का डर अंदर रखने की कोई आवश्यकता महसूस नहीं होती। जबकि जब जब हम बेईमानी करते हैं, चाहे हम घर के लोगों से करें, जो भी काम धंधा करते हैं काम धंधे पर के लोगों से करें, या अल्कोहलिक्स एनोनिमस में काम करते वक्त हम ए के सदस्यों से, अगर हम या अपने ग्रुप से, फेलोशिप से बेईमानी करें, तो कहीं तो भी दोस्तों हमको सर झुकाना पड़ता है, डर में जीना पड़ता है। खास तौर पे कैरिंग द मैसेज के मामले में कई बार ये गलतियां हुई है मेरे हाथों से, कि जानबूझकर अवॉइड करना, जानबूझकर झूठ बोलना। कहते हैं कि कैरिंग द मैसेज का काम आया है, सेवा का कोई काम आया है, तो बगैर ज्यादा डिले किए फर्स्ट प्रेफरेंस देकर वो काम होना चाहिए।
लेकिन दोस्तों ये भी एक्सपीरियंस का मामला है, ये भी अनुभव का मामला है। ये गलतियां मेरे हाथों से भी हुई है कि मैं कई बार समय पे नहीं पहुंच पाया, कई बार नहीं पहुंच पाने की वजह से मुझे झूठ भी बोलना पड़ा और उसका खामियाजा भी मुझे भुगतना पड़ा। क्योंकि जब हम झूठ बोलते हैं, खास तौर पे एक आध्यात्मिक प्रोग्राम के पर चलते हुए, तो हम अंदर से अस्थिर रहते हैं, हमारी सोबराइटी अस्थिर हो जाती है, हम भावनात्मक रूप से ठीक नहीं रहते। लेकिन जब हम पूरी तरीके से ईमानदारी प्रैक्टिस करते हैं, जो सही है सही और जो गलत है गलत, इस तरीके से हम अपनी जिंदगी में काम करते हैं, तो दोस्तों हमको अंदर से बिल्कुल डरने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। हमारी जो भावनात्मक जो स्थिरता है, वो भी कहीं तो भी कायम रहती है। यदि एक व्यक्ति बार 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 ए के साथ में धोखा करता है, जैसा कि बताया गया दोस्तों, जो चैप्टर 5 है बिग बुक का, कार्यक्रम प्रक्रिया जिसको हम पढ़ते हैं, तो बहुत ही साफ तरीके से लिखा गया है उसमें। हमने शायद ही कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा होगा जो हमारे बताए रास्ते पर चलकर असफल रहा हो। हाँ, उन व्यक्तियों को लाभ नहीं मिलता जो हमारे सरल से कार्यक्रम के प्रति अपने को समर्पित नहीं कर पाते या जो ऐसा करना ही नहीं चाहते। ये आम तौर पर वो लोग होते हैं जो स्वाभाविक रूप से अपने प्रति ईमानदार होने के अयोग्य होते हैं। इस प्रकार के कुछ बदकिस्मत लोग भी हैं। इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, बल्कि वे जन्मजाति इस प्रकार के होते हैं। दोस्तों, इन 15-16 सालों में कई लोगों को मैसेज देने का मुझे मौका मिला। कई लोग ए में आए, लाए गए, और कई लोग दोस्तों आज दुनिया में नहीं है, और उनमें कई लोग मेरे करीबी लोग भी हैं, आज वो भी दुनिया में। तो जब मैं देखता हूँ दोस्तों कि उनमें और मेरे में फर्क क्या था, या और बाकी लोग जो यहाँ आकर रुक गए, इस सिंपल से सरल से प्रोग्राम में टिक गए, उनकी जिंदगी आज अच्छी हो गई। लेकिन वो लोग जो इतना महान संदेश ए का मिलने के बावजूद भी, इतनी लोगों ने उनके पीछे मेहनत करने के बाद भी वो अपने आप को सोबर नहीं रख सके, वो इस ए के प्रोग्राम पे अपने को टिका कर नहीं रख सके। और उसके पीछे का कारण जब मैं ढूंढता हूँ, तो यही एक वर्ड सामने में आता है दोस्तों, ईमानदारी। जो इस अभी जो चैप्टर मैंने पढ़ा, पैराग्राफ चैप्टर 5 से बिग बुक की, कि यदि हम ए के प्रोग्राम के प्रति ईमानदार नहीं रहे, हमने अगर रिगरस ऑनेस्टी के साथ में इस प्रोग्राम को नहीं लिया, तो कभी भी हमारा घात हो सकता है। और इन 15-16 सालों में ऐसे अनगिनत लोगों को मैंने कई सालों के बाद भी शराब की तरफ में जाते हुए देखा, अलग अलग कारणों से। जब हम इस प्रोग्राम के प्रति बेईमानी करते हैं, बार बार दोस्तों इसकी अवहेलना करते रहते हैं, तो जो ट्रेडिशन नंबर 9 में लिखा है दोस्तों, कि जब हम एक अल्कोहलिक 12 कदमों के से अवहेलना करता है, तो वो अपने डेथ वारंट पे साइन करता है। तो ये जो चीज है दोस्तों, आज भी मुझे याद रखनी पड़ती है कि जिस तरीके से मैंने उन लोगों को, जिन्होंने ए के प्रति बेईमानी की और उन्होंने अपनी जिंदगी को खो दिया, यदि मैंने भी अगर उसी प्रकार की बेईमानी की, यदि मैं अपने आप से ईमानदार नहीं रहा, यदि मैं ईश्वर के प्रति ईमानदार नहीं रहा, यदि मैं ए के प्रोग्राम के प्रति ईमानदार नहीं रहा, तो मैं भी अपने डेथ वारंट पे साइन कर सकता हूँ। और इसीलिए दोस्तों, मुझे हमेशा इस बात को याद रखना पड़ता है कि मैं एक अल्कोहलिक हूँ। शराब पीने के मामले में मेरे हाथ पांव कट चुके हैं, कोई भी चालाकी काम में नहीं आएगी। अल्कोहलिज्म एक कनिंग, बैफलिंग, पावरफुल डिजीज है, चतुर, चालाक, भ्रम में डालने वाली शक्तिशाली बीमारी। यदि मुझे अहंकार आ गया और मुझे लगा कि मुझे अब सब आ गया, अभी मैं थोड़ी सी फिक्र भी देख सकता हूँ, या फिर ए से दूर जाने की अगर मैं कोशिशें करूँ, ए के प्रोग्राम को अगर निजी जिंदगी में प्रैक्टिस करने की कोशिश नहीं करूँ, दारू से दूर हूँ, लेकिन सारी तमाम प्रकार की बेईमानियां शुरू है, अपने आप से भी बेईमान हूँ, परिवार से बेईमान हूँ, काम धंधे पर बेईमान हूँ, हर जगह बेईमानी का खेल शुरू है, तो ये कहीं तो भी मुझे आध्यात्मिक रूप से अंदर से कमजोर करती है। और जब मैं आध्यात्मिक रूप से कमजोर होता हूँ, यानी कि स्पिरिचुअली फिट नहीं रहता हूँ,
तो शराब कब मेरा घात कर देती है पता भी नहीं चलता। और इसीलिए दोस्तों, यदि आज मुझे लगता है कि अगर मैं शराब से दूर रहना चाहता हूँ, एक बहुत ही अच्छी जिंदगी आज मैं अपने परिवार के साथ में बिता रहा हूँ, इस जिंदगी को मैं कायम रखना चाहता हूँ, तो मेरे लिए रिगरस ऑनेस्टी, एक बहुत ही कड़ी ईमानदारी आज भी प्रैक्टिस करना एक बहुत जरूरी चीज है। उसी चीज को करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। कोई भी परफेक्ट नहीं हो सकता दोस्तों, ना मैं परफेक्ट हूँ। ये प्रोग्राम भी परफेक्शन का नहीं है, ये प्रोग्रेस का है। आज भी मुझे रोज प्रैक्टिस करनी पड़ती है कि मैं पूरी कोशिश करूं कि मैं बेईमानी न करूं, अपने आप से ईमानदार रहूं, और अगर गलती हो भी गई तो फौरन उसको कबूल करके उसको अमेंड करने की कोशिश करूं। तो यही चीजें आज भी मैं एक दिन के आधार पे आप लोगों के सहयोग से कर रहा हूँ दोस्तों। अभी तक तो सफल रहा हूँ, बहुत जिंदगी का अच्छा आनंद मैं ले रहा हूँ, आगे भी लेते रहूंगा अपने ईश्वर की कृपा से। बस यही कहना चाहूंगा, और जो भी मेरे अनुभव थे मैंने रखा, आप लोगों ने सुन लिया। धन्यवाद, थैंक यू।